ओके, तो कल तक हो गया था, ब्रोंकियोल और एल्वियोली को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग देखते हैं लंग्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और फिर देखते हैं कि डायफ्राम क्या होता है और कैसे इसके ऊपर लोकेटेड रहता है, जैसा आपने फिगर देख लिया पहले। ठीक है, तो लंग्स के बारे में अगर बात करेंगे तो एक्चुअली कैसे होगा लंग्स, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बल्कि अगर हम एक्सटर्नल अपीयरेंस अगर हम लंग्स का देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से ट्रैकिया को यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, है ना, टू ब्रोंकस में डिवाइड कर दीजिए। अब ये जो ब्रोंकस है ये आगे की ओर इंटर करेगा, कहाँ इंटर करेगा, तो एक साइड लंग्स में चला जाएगा। अब ये जो लंग्स है यहाँ पे देखना है इसको, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलता है, लंग्स जहाँ पे एंट्री करता है वहां पे लंग्स इस तरह से रहता है, नैरो रहता है, और ये इस तरह से स्पेस रह रहा है इसमें, यहाँ पे ये नोच रहता है, ऐसे करके रहता है ना। जो जगह छोड़ता है किसके लिए, तो स्पेस ऑफ हर्ट बोल सकते हैं या मेडिस्टेनम कह सकते हैं, उसके लिए जगह छोड़ता है। लेफ्ट लंग छोटा होता है और राइट लंग साइज में थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर हम वजन की बात करेंगे तो इसका जो वेट है वो होता है 565 ग्राम और इसका होता है 625 ग्राम वेट हो जाता है ना। वजन भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, वजन भी थोड़ा इसका ज़्यादा होगा और बड़ा भी होगा थोड़ा सा उसके लिए, ठीक है। राइट का वेट बताएं सर। हाँ, राइट का वेट जो है वो, राइट लंग का वेट जो है वो 625 ग्राम और लेफ्ट लंग का वेट जो है वो 565 ग्राम होता है। ओके, अब हाँ 565 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका जो डिवीजन है वो इस तरह से, जैसे इसको हमने यहाँ पे क्लोज करके रखा हुआ है, ये क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो पता चलता है कि ये जो लंग्स है इसमें 3 लोब मिल रहे हैं, इस तरह से लंग्स डिवाइडेड होता है। ये सुपीरियर लोब है, ये इंटरमीडिएट लोब है ना, मिडिल लोब बोल सकते हैं, मिडिल लोब बोल सकते हैं इसको, और ये इंफीरियर लोब है ना, इस तरह से रहता है। और इसमें 2 ही लोब है, इस तरह से ऐसे करके रहता है, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, यानी इंफीरियर लोब जिसको कहते हैं 2 ही लोब कंटेन करते हैं, है ना। इसके ऊपर से आपने देखा हुआ है कि लंग्स के चारों तरफ से क्या है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन का कवरिंग यहाँ पे मिल रहा है, डबल मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये मेम्ब्रेन क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम ही है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ ये सैक है, यस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ ये सैक है जो चारों तरफ, लंग्स के चारों तरफ रहता है। इसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। एंड प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में भरा हुआ रहता है फ्लूइड, उस फ्लूइड को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का काम है कि दे प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस मूवमेंट एंड एब्जॉर्ब एक्सटर्नल शॉक्स और इंजुरीज। जैसे कि होता है ना, दौड़ते दौड़ते कभी कभी क्या होता है, बच्चा गिर जाता है या गिरते हैं, तो जरूरी है कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में जब झटके लगे हैं तो इंटरनल बॉडी पार्ट को भी ऐसा महसूस हो सकता है, तो इंटरनल बॉडी पार्ट में जर्किंग ना हो, जो सॉक्स लग रहे हैं वो सॉक्स जो है वो इनर पार्ट पे जो है उसका असर ना पड़े, तो इस तरह से इसको सेफ रखता है ना, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। लंग्स की बात करें तो जो लंग्स है आपको बताया था कि लंग्स बर्थ के समय कैसा होता है, पिंक कलर का होता है, और एडल्ट में धीरे धीरे क्या होता है, डार्क ग्रे हो जाता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कार्बोनेशियस मटेरियल, ठीक है। हाँ, तो इसको नोट करेंगे थोड़ा सा, कहाँ लोकेटेड है और क्या है ये सर। कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाता है, कार्बोनेशियस मटेरियल, कार्बन क्या कार्बोनेशियस मटेरियल कहाँ से आ जाता है? कार्बन जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसके साथ वो सारी चीज कंटेन कर रहा है ना,
और यस लंग्स में जो सेल है उसके सेल में भी तो ये जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे लंग्स क्या है, तो ये कवरिंग जैसा है, इसके अंदर एक्चुअल पार्ट क्या है, तो एल्वियोली है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी, ह्यूमन ऐसे लिख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग, human beings have a pair of spongy, है ना, a pair of spongy subconical, a pair of spongy subconical soft elastic, है ना, a pair of spongy soft subconical soft elastic lungs in their thoracic cavity, thoracic cavity में ही है ना, लंग्स का लोकेशन क्या है, थोरेसिक कैविटी है ना, लंग्स का लोकेशन क्या है, थोरेसिक कैविटी है। हाँ, अब ऊपर की ओर देखोगे तो इसको एपेक्स बोलते हैं और नीचे की ओर क्या है, ब्रॉड बेस होता है। तो लिख सकते हैं ईच लंग हैज, है ना, ईच लंग हैज a narrow apex, each lung has a narrow apex and broad base laying over diaphragm के ऊपर में लोकेटेड रहता है ना, लेइंग ओवर डायाफ्राम, जैसा कि फिगर आपने बनाया था पहले, लेइंग ओवर डायाफ्राम। ठीक है, अब ये जो डायाफ्राम है ये क्या करता है, डायाफ्राम करता क्या है, हाँ, डायाफ्राम क्या करता है, बताओ जल्दी से। प्रेशर बनाता है, डायाफ्राम कैविटी को अलग करता है। डायाफ्राम इज अ muscular partition between thoracic cavity and abdominal cavity के बीच में क्या है, पार्टीशन का ही काम करता है। चलिए अब ध्यान देते हैं, लंग्स का कलर देखते हैं कैसा होता है, लंग्स का वजन क्या होता है उसको देखते हैं, है ना। लंग्स आर पिंक at birth, at the time of birth, and they become dark gray in adults due to deposition of carbonaceous material. Due to deposition of carbonaceous material. That's all. Any problem? Yes. ठीक है, कलर हो गया पिंक।
ओके, अब ध्यान देते हैं कितने लोब होते हैं उसको ध्यान देते हैं, ठीक है। द राइट लंग, the right lung is slightly larger and having three lobes, three lobes, कौन कौन? राइट, सुपीरियर, मिडिल एंड inferior, ठीक है। आगे the left lung has ठीक है, the left lung has two lobes, superior and inferior lobe, बस तो ही होता है, ठीक है। अब आ गई बात कि कितना वेट होता है, वजन क्या होता है, राइट लंग है ना, राइट लंग of an adult, having has 625 grams in weight and the left lung is 565 grams. 565 gram in weight. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब कवरिंग की बात करते हैं और स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। लिख लिया इतना? ठीक है, each lung is covered by double membranous double membrane sac called pleural sac. और क्या कहेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन। ये बना किसे? प्लूरल मेम्ब्रेन से, है ना। प्लूरल मेम्ब्रेन सैक या प्लूरल सैक बोल सकते हैं। सैक तो बीच में गैप होगा, उसको नहीं बोलेंगे।
नहीं, सैक तो दोनों मिला के बनता है। गैप को हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन द स्पेस इन, कैसे लिखोगे? द स्पेस ऑफ प्लूरल सैक is called pleural cavity, या प्लूरल स्पेस, है ना, या प्लूरल स्पेस बोल सकते हैं, इंटर प्लूरल स्पेस भी बोल सकते हैं, है ना। The space of pleural sac is called pleural cavity, which filled with Pleural viscous, fluid. viscous fluid called pleural fluid. प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन पूछ सकते हैं या नोट कर सकते हैं? Yes. क्या? प्लूरल फ्लूइड एब्जॉर्ब, है ना, प्लूरल फ्लूइड एब्जॉर्ब क्या करता है? रेसिस्ट करता है ना, Sock. है ना, एब्जॉर्ब, प्लूरल फ्लूइड एब्जॉर्ब एक्सटर्नल मैकेनिकल शॉक, है ना, चोट लगना, ये सब मैकेनिकल शॉक कॉमा keep the lung moist and provide friction less movement. Frictionless movement. That's all. क्लियर हो गया? डायफ्राम थोड़ा सा था, देख ही लिया। हाँ, मॉइस्ट रखना क्यों जरूरी है? मॉइस्ट लंग्स को रखेगा ना, मॉइस्ट, फ्लूइड है, लंग्स को मॉइस्ट रखेगा ना, ऊपरी सरफेस से, ऊपर से। सर पूछ रहा मॉइस्ट रखना जरूरी क्यों है? मॉइस्ट रखना जरूरी क्यों है? आपको बताए थे कि रिस्पिरेटरी सरफेस को मॉइस्ट रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर जो है वहां पे क्या हो सके, है ना, और डस्ट जो है वहां पे रह सके। एयर जितना हैवी होगा उतना रुकेगा, और जितना हल्का होगा उतना बाहर निकलेगा। उसके बाद अगर मॉइस्चर है तो वहां पे डस्ट वगैरह है, वो ज्यादा रुक सकते हैं। तो इस कारण से जनरली क्या होता है, मॉइस्ट कंटेन करता है। ठीक है। ड्राइनेस होगा अगर लंग्स में, है ना, अगर लंग्स में ड्राइनेस आ गया, शुष्क हो गया, इसका मतलब है कि वहां पे जो फ्लूइड का एक्सचेंज है, यानी सेल जो है वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, है ना। फ्लूइड कम होगा, मॉइस्चर कम होगा, तो सेल डैमेज होना भी शुरू हो जाएगा। क्या कहते हैं उसको? डिहाइड्रेशन होने से सेल्स क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, मरने लगते हैं। तो इन यस सब चीजों Yes. से प्रिवेंट करता है ना। ठीक है, क्लियर है? यस। Yes. चलिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे?
है ना। अभी पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैस, मिटा दो इसको। एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, है ना। तो टॉपिक हमारा है, मेन पार्ट खत्म हो गया, अभी फंक्शनल पार्ट हम लोग करेंगे। मैकेनिज्म चल रहा है एक तरह से कहो, यानी वर्किंग कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, तो समझना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऐसे करके लिखते हैं, एक्सचेंज, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट, exchange and transport of O2 and CO2, यही तो मेन चीज है ना। तो इसी का हेडिंग ले लेते हैं, O2 और CO2 को क्या करना है, एक्सचेंज करना है और ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, चलिए तो आइए समझते जाते हैं कैसे होता है ये काम। एल्वियोली बना देते हैं इस तरह से। सर चैट बॉक्स में प्लूरल इफ्यूजन पूछ रहा। क्या कौन पूछ रहा है? प्लूरल इफ्यूजन क्या है? अबे रुको, अभी इसको देख लेते हैं। हाँ, क्या बोला तुम, पहले ही बोलो। प्लूरल इफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन या इफ्यूजन है? इफ्यूजन, डिफ्यूजन ना, इफ्यूजन। ई फ्यूजन, अच्छा ठीक ठीक। प्लूरल, डिफ्यूजन, इफ्यूजन हम बता देते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, अब इधर पहले जो टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं, फिर तुम्हारी बातों को बता देते हैं। ठीक है, इसमें चूंकि टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पे हमने बनाया है एल्वियोली को, और यहाँ हम बनाने वाले हैं, यहाँ हम बनाने वाले हैं लाम, ये हार्ट को बनाने वाले इस तरह से हम हार्ट बनाने वाले। ठीक है, इस तरह से नॉर्मली हार्ट बनाने वाले हैं। एक तरफ से ये जो पूरा पार्ट, इसको ग्रीन कर दिया, समझ जाओगे क्यों ग्रीन किया। ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक तरफ रेड किया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, अभी समझना है हमको कि यहाँ से हम पास करते हैं ब्लड कैपिलरी को। अभी ब्लड कैपिलरी कितने तरह से यहाँ पे समझना है। ठीक है, यहाँ पे समझना, ये है ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी।
कंप्लीट पता चल जाएगा इसको, है ना। और ये जो है यहाँ से, अगर मैं इसको नीचे लेके चला जाता हूँ तो यहाँ लेके जाऊंगा, ठीक है, और ये यहीं तक रहेगा। आई बात समझ में? कहाँ ओपन हो रहा है ये? इससे आ रहा राइट है, इससे आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं आगे क्या होता है। यहाँ से हम यहाँ से निकालते हैं क्या, यहाँ से रिलीज करते हैं। देखो थोड़ा क्लियरेंस और अच्छी तरह से हो जाएगा। इस तरह से, ठीक है। ये पूरे बॉडी को दिखा रहा है कि चलो ये पूरे बॉडी में पास कर गया, ठीक है। और यहाँ से फिर कहाँ आ जाएगा ये? आ रही बात समझ में? यस। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ कुछ टिश्यूज सेल्स, टिश्यू सेल्स, ठीक है। क्लियर है? अब समझिए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ से अओर्टा के थ्रू, आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे आने के बाद ऑक्सीजन जो है वो चला जाता है, कहाँ पे चला जाता है? तो सेल के पास चला जाता है, Cells. और हीमोग्लोबिन रह जाता है यहीं पे। आगे की ओर जब ये बढ़ता है, ठीक है, आगे जब ये बढ़ता है तो CO2 यहाँ पे रिलीज करते हैं ड्यू टू द ऑक्सीडेशन के कारण। ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है? CO2 रिलीज करता है, और ये CO2 Hb के साथ यानी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, है ना, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में यानी HbCO2 के फॉर्म में और प्लाज्मा के साथ ये फ्लो करता हुआ आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, है ना। आगे की ओर वेन से आता हुआ, वेन कहाँ लेके आएगा? तो अपर पार्ट से सुपीरियर वेना कावा, लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना कावा लेकर के कहाँ चला आया? तो लेके चला गया कहाँ पे? राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये लेके चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी लेके चला जाता है। कहाँ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके चला गया? एल्वियोलर कैपिलरी के पास। एल्वियोलर कैपिलरी में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा CO2 कंटेन कर रहा है। CO2 यहाँ से कहाँ निकल गया? तो चला गया एल्वियोली के अंदर, और एल्वियोली यानी लंग्स के अंदर, और एल्वी यहाँ से कंटेनिंग जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा? ये डिफ्यूज कर जाएगा
एल्वियोलर ब्लड में, सॉरी ब्लड कैपिलरी में, और एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी में फिर यहाँ पे Hb के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और उस तरह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के चला आएगा कहाँ, तो लेफ्ट ऑरिकल में। फिर ये लेफ्ट ऑरिकल से चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर यहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ये कुछ नॉर्मल पता चल गया। अब यहाँ पे समझना है कि आखिर कैसे होता है यहाँ पे डिफ्यूजन, कैसे यहाँ पे एक्सचेंज होता है। चलिए तो क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमने जो एयर यहाँ पे इनहेल किया है, इनहेल्ड एयर, इनहेल्ड एयर, ठीक है, इनहेल्ड एयर, जो इनहेल्ड एयर है इसकी मैं बात करता हूँ, इनहेल्ड एयर की यहाँ पे बात करता हूँ। तो इनहेल्ड एयर यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ऐसा नहीं है कि जो आपने इनहेलिंग किया है उसमें ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, उसमें सब कुछ है। बट यहाँ पे हमको दिखा देना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो मोर देन द CO2 है। जितना CO2 है उससे कहीं ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑक्सीजन। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो एयर है, जो एल्वियोली में जो एयर है, एल्वियोली के अंदर जो एयर है ना, ये क्या है, क्या है ये, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसका मतलब है कि एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी एयर को बनाने के लिए सभी अपना अपना एक पार्ट, है ना, ध्यान रखना, अपना अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है कि कुछ पार्टिसिपेशन नाइट्रोजन का है, कुछ पार्टिसिपेशन हाइड्रोजन का भी है, कुछ पार्टिसिपेशन कार्बन का भी है, कुछ ऑक्सीजन का भी है। यानी सारे गैसेस जो है पार्टिसिपेट करके बना दे रहे हैं क्या, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस बना दे रहे हैं। इट मीन्स सबका अपना अपना एक पार्शियल प्रेशर है, समझना बात, सबका अपना अपना पार्शियल प्रेशर है, जो जितना है उसका उतना पार्शियल प्रेशर है एयर में, है ना। पार्शियल, क्योंकि पूरा पार्ट तो कोई बना नहीं रहा है, सब तो पार्शियल ही है, पार्शियल पार्ट है, यानी कुछ कुछ पार्ट ही सब है। ना ऑक्सीजन पूरी तरह से है एयर में, ना पूरा नाइट्रोजन ही है, ना पूरा कार्बन ही है। तो जितना कार्बन है उसका हो जाएगा, कार्बन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, जितना ऑक्सीजन है वो उसका पार्ट का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम फिर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं PO2। क्या इस्तेमाल करते हैं, PO2। PO2 का मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या इस्तेमाल करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो अबाउट 100, ठीक है, कितना होता है, कहीं कहीं पे 104 लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 100 भी लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं पे 104, कहीं पे 100। तो हम लेकर के चलते हैं 100 mmHg, mmHg, ठीक है, 100 mmHg के बराबर है। अब ये 100 mmHg क्या है भाई, 100 mmHg क्या है, प्रेशर। कहने का मतलब है कि जितना ऑक्सीजन है ना, इस एल्वियोलर एयर में जितना ऑक्सीजन का प्रेशर है वो प्रेशर उतने प्रेशर के बराबर है कि अगर ऑक्सीजन के प्रेशर को इस्तेमाल करेंगे तो Hg को कितना mm ऊंचाई तक ले जा सकता है, ऑक्सीजन का प्रेशर, जितना ऑक्सीजन है उस प्रेशर को इस्तेमाल करेंगे तो Hg को वो 100 mmHg तक ले जा सकता है। यानी प्रेशर हम यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो इतने बराबर है, एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो इतने बराबर है। या परसेंटाइल की बात करेंगे तो आपको मालूम ही है कि अप्रोक्स 21% कंटेन करता है ऑक्सीजन इन द इनहेल्ड एयर, यस ना, ठीक है, सारी बात समझ में। आप ध्यान देते हैं। फिर बात करेंगे
पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यहाँ दो ही की प्रायोरिटी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पे होता है कितना, तो होता है 40 mmHg। कितना होता है, 40 mmHg। और अगर परसेंटाइल की बात करें कितना परसेंट होता है, तो अप्रोक्स अगर ओल्ड एस्टिमेट माने तो 0.03% 0.0 कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ओल्ड एस्टिमेट माने तो 0.03% कार्बन है। एनी प्रॉब्लम? अभी कितना है? ठीक है, अब एक चीज और है कि यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं। तो जो ब्लड कैपिलरी है सराउंडिंग द एल्वियोली, जो ब्लड कैपिलरी है उसमें क्या पार्शियल प्रेशर है? इसके पास भी तो ऑक्सीजन है, इसमें भी तो कार्बन है। ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिलता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कोई कार्बन नहीं होता। ठीक है, तो समझना है जरा सा कि कहां पर क्या होता है। जो क्या लगता है, क्या ऐसा मान के चल रहे हो कि HbCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर भी देखना पड़ेगा कि कितना ऑक्सीजन है और कितना इसमें अभी कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो Yes. समझना है। तो पार्शियल प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर PCO2 की अगर बात करेंगे तो ब्लड कैपिलरी में जो पार्शियल प्रेशर है वो 45 mmHg होता है। कितना होता है, 45 mmHg होता है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है PO2, ये होता है 95 mmHg, 95 mmHg। और जैसा कि हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि अगर 1% का भी डिफरेंस रहा, 0.1%, 1% तो बहुत हो गया, 0.1% का भी अगर प्रेशर में वेरिएशन रहा तो डिफ्यूजन कहना कर। हाँ, डिफ्यूजन का जो प्रेशर है वो स्लो या फास्ट डिपेंड करता है वेरिएशन में। वेरिएशन ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो ज्यादा तेजी से क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। अगर पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस कम रहेंगे तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, स्लो होगा। जिस तरह से धूप कम रहेगा तो देर से कपड़े सूखते हैं, है ना, धूप ज्यादा रहता है तो जल्दी कपड़े सूखते हैं। ठीक उसी अनुसार से यहाँ भी क्या है, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो डिफ्यूजन भी तेजी से हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस अगर कम है तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन डिफ्यूजन जब भी डिफरेंस आएगा, चाहे वो पॉइंट का ही डिफरेंस क्यों ना हो, डिफ्यूजन होना तय है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। चलिए अब आगे मैं बताता हूं आपको, समझिएगा। हाँ, हाँ जी, चलिए तो क्या होगा समझिएगा। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोली में ज्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, देखो मैंने पहले भी याद दिलाया था, डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे अगर इसके परसेंटाइल की मैं बात कर दूं तो अप्रोक्स 16% रहता है और इसके परसेंटाइल की बात करूं तो अप्रोक्स 4 to 5% रहता है। समझ रहे हो? कितना परसेंट? 14%। ठीक है, अरे बात समझ में? अप्रोक्स ये बताया, ऐसे अगर एग्जैक्ट करोगे तो 15.7% होता है, तो राउंड ऑफ कर दिया ना।
Yes. अरे बस समझ में है। यस और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रहता है वो लगभग हो जाता है कितना, तो ये हो जाता है 3.6 to 4.0 होता है एग्जैक्ट, यानी 4 से 5 इसको मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, समझना जरा। तो ये हो गया, परसेंटाइल डिफरेंस भी देख सकते हो। तो डिफ्यूजन प्रेशर चूंकि यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस है, तो कहीं 100 mmHg का प्रेशर और कहीं कितना 95 mmHg का प्रेशर, क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाएगा ना ऑक्सीजन का। कहाँ से कहाँ हो जाएगा, किधर की ओर एक्सचेंज हो जाएगा, तो एक्सचेंज हो जाएगा एल्वियोली टू ब्लड कैपिलरी में आ जाएगा। और यहीं देखोगे 45 mmHg और यहाँ पे क्या है 40 mmHg है, तो एक्सचेंज ऑफ CO2 किधर की ओर हो जाएगा, तो CO2 एक्सचेंज कर जाएगा एल्वियोली में, और ऑक्सीजन आ जाएगा कहाँ पे, कैपिलरी में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। यस अब अगर और डिटेल की बात करेंगे, और डिटेल अगर बात करते हैं, ठीक है, तो सेल के अंदर कैसा कितना क्या होता है, सेल के अंदर की अगर बात करो तो भी वो भी पता चल सकता है कि सेल के अंदर कितना रहता है ना, टिश्यू के अंदर कितना रहता है उसकी बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टिश्यू सेल्स के अंदर में, टिश्यू सेल्स के अंदर में अगर हम देखेंगे तो रहता है PO2 23 mmHg। टिश्यू सेल्स के अंदर PO2 कितना है 23 mmHg, और इसके अंदर में PCO2 कितना है, ये लगभग है 56 mmHg। समझ रहे हो जी, PCO2 कितना है 56 mmH है ना, mmHg है। ठीक है, और अगर इंटरस्टेशियल फ्लूइड की बात करेंगे, यानी जो लिंक जिसको कहते हैं ना, जो ब्लड कैपिलरी और टिश्यू सेल्स के बीच में भरा हुआ है, तो अगर इंटरस्टेशियल फ्लूइड की बात करेंगे तो इंटरस्टेशियल फ्लूइड, इंटरस्टेशियल फ्लूइड किसको कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड को। यस तो टिश्यू फ्लूइड का अगर हम देखेंगे तो इसका जो होता है ये लगभग होता है क्या कहते हैं, कितना हो जाएगा, PCO2 46 mmHg हो जाता है ना। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर पता चल रहा है कि 195, ध्यान देना 100 इधर 100, ठीक है, इधर 95 इधर की ओर आ गया। ठीक है, यहाँ पे 23 और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 100 था 95 तो फिर भर गया ना, फिर यहाँ पे आ गया इधर, यहाँ से तो ज्यादा ही इधर है ना, 23 है इसके अंदर PO2 Yes. और इसके अंदर ज्यादा है, इससे कहीं ज्यादा है, जिसको हम 95 मान सकते हैं। ठीक है, इस कारण से डिफ्यूजन हुआ है, तो यहाँ पे डिफ्यूज कर गया। आप देखोगे डिफ्यूजन, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे देखो 56 है और इंटरस्टेशियल फ्लूइड में 46 ही है, तो CO2 निकल के जाएगा कि नहीं इंटरस्टेशियल फ्लूइड में, और कैपिलरी में उससे भी कम है 45 है, तो फिर 46 से कम है 45, तो 40 तो इसमें जाएगा ना, और यहाँ से फिर आगे की ओर निकल के जब आता है तो यहाँ पर तो 40 ही है mmHg, तो यहाँ से निकल के यहाँ निकल जाता है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। और याद तो रखना जरूरी है कि हाउ टू ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब ये ध्यान देना है कि ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे नोटिफाई कर लो, ठीक है, 97% oxygen carries
है ना, कैरीज विद HB, है ना, HB के साथ कितना परसेंट लेके जा रहा है, तो 97% लेके जा रहा है फॉर्म में HbCO2 के बॉम्ब, सॉरी HbO2 के फॉर्म में, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लेके जाया जा रहा है। ओके, और ओनली अबाउट 3% जो O2 है किसके साथ जा रहा है, प्लाज्मा के साथ जा रहा है। कौन सा प्लाज्मा, कौन सा प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के साथ। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं आगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो ओनली 23% ऑफ CO2 किसके साथ जा रहा है, HB के साथ, है ना, किस फॉर्म में, HbCO2 के फॉर्म में, यानी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, यस। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन क्या है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, यस। हाँ, HbCO2 कार्बामिनो हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद आगे क्या बचा, आगे क्या बचा, तो 7% CO2 फिजिकली जैसे कैसे रहता है वाटर प्लाज्मा के साथ, तो 7% एकदम प्लाज्मा के साथ, जैसे वाटर डिसॉल्व होता है उसी तरह से ये डिसॉल्व होकर के पास करता है प्लाज्मा के साथ। फिर लगभग 70% जो है ना, 70% जो है वो केमिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में जाता है। 70% जो है केमिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में जाता है। किस रूप में जाता है 70%, तो कार्बोनिक, हाँ, कार्बोनिक एसिड में जाता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड में और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और कार्बोनेट के फॉर्म में, या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, दो फॉर्म कह सकते हैं, कार्बोनिक एसिड प्लस बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट किसके साथ जाएगा, तो ये भी प्लाज्मा के साथ जाएगा, है ना, प्लाज्मा के साथ ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्लाज्मा के साथ कितना गया, 77। ठीक है, ये एक तरह से वैल्यू होता है। आ गई बात समझ में, कैसे एक्सचेंज हुआ, कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ। यस। क्लियर है, टाइम ओवर हो गया है। सर इसका एक इमेज भेज दी। इमेज भेज देंगे, कल करते हैं जो बच गया उसको।